और दैट इज फाइनली। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर दूसरा क्या है, लेटर यानी बाद में। पहले दो चीजों का मास m1 और m2 है, और हमने क्या किया, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, दोनों का नहीं डबल किया। क्या लिखा है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल। आप किसी एक का डबल कर दो, इसी का कर दो, इसका 2m1 कर दो, दूसरे को मत करो। तो बोलो पहले केस में इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मैंने वही रखी है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Gm1 m2/d²। दूसरे केस में इसे F1 कहो, क्योंकि जब नई चीज होगी तो नया फार्मूला भी होगा। मैं F1 से इसको डिनोट करता हूँ, और दैट इज G। अब इसे लिखो 2m1, पहला मास मैंने डबल कर दिया, और ये क्या है m2/d²। समझ में आया प्रभात आपको? अब इसे क्या लिखोगे बताओ, m1 m2 एक साथ लिख लो, d² भी एक साथ 2 को बगल में लिख लो। तो बोलो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, f × 2। सो अगर एक का मास तुमने डबल कर दिया तो फोर्स विल बी डबल। फोर्स क्या हो जाएगा भाई, आपने देखो है वही चीज, तो अब फार्मूला वही लगा है प्रियांशु, और जो हमने मास डबल कर लिया 2 किनारे लिख दिया। ये चीज की किसकी वैल्यू है, f की, तो f लिखा कि नहीं। तो न्यू फोर्स कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी डबल। देखो फोर्स विल बी डबल। सेकंड देखिए क्या कहा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। पहले लिखो डिस्टेंस इज डबल्ड, तो पहले फॉर्मल और फिर लेटर। डिस्टेंस पहले डबल करो, m1 मास m2 मास, इनके बीच की डिस्टेंस d है, लेकिन अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर देनी चाहिए, 2d। तो फार्मूला अभी इसमें हम क्या लगाएंगे, फार्मूला तो जो है वही लगेगा, यूनिवर्सल लॉ वाला, m1 m2/d²। लेकिन यहाँ क्या लिखना होगा, 2d। तो दैट इज, अब इसे F1 लिखो क्योंकि ये नया फोर्स होगा। m1 m2 को नहीं बदला है, लेकिन d बदल गया है। d की जगह क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर लगाना ना भूलना। अब ये बताओ, g लिखो, m1 लिखो, m2 लिखो, d² अलग लिखो। बोलो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को अलग लिखो। है वही लिखा, लेकिन बगल में लिख दिया। ये किसकी वैल्यू बताओ, F। क्या ये f की है? सर तो इसकी जगह तुम क्या पुट कर दोगे, इतने पूरे की जगह F1 = F1 = f × 1/4। F1 क्या हो जाएगा बोलो, f × 1/4। या ये भी लिख सकते हो कि F1 = f/4। सो फोर्स विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। डिस्टेंस बढ़ाते जाओ किसी चीज के बीच की, तो क्या फोर्स वही रहेगा कि कम होता चला जाएगा। कम होता जाएगा। और मास बढ़ा दो तो फोर्स बढ़ गया, और डिस्टेंस डबल की तो फोर्स 1/4 होगा, क्योंकि स्क्वायर डिपेंडेंस है। क्या चीज है बोलो, स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस नहीं। तो फोर्स विल बी कितना हो गया, 1/4 ऑफ प्रीवियस 1/4 टाइम्स। तुम नोट कर रहे हो, इसे बैठे हो, नहीं कर रहे? That is distance is triple. डिस्टेंस ट्रिपल करो, तो पहले फॉर्मल वैल्यू और फिर लेटर। इनके बीच की डिस्टेंस d थी, लेकिन अभी मैंने इसकी 3 गुनी की। दिस इज m1 m2 m1, मास वही रखा, तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2/d²।
और तो F1 क्या हुआ, mg G into M1 M2 F1, M लेकिन अब यहाँ 3d लिखो क्योंकि डिस्टेंस मैंने कितनी कर दी है 3d। 3 का भी स्क्वायर होगा, d का भी स्क्वायर होगा, लेकिन जो 3 का स्क्वायर होगा बगल में लिख देना 1/9 और d का स्क्वायर यही रहने देना। तो क्या लिख दोगे, g m1 m2 by d स्क्वायर और ये 9 किनारे लिख दो। अब ये जो इसकी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, F के that is equals to f। तो अब इसकी जगह क्या लिख दोगे, f into 1/9, so force will be f/9। आशना अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो फोर्स कम हो जाएगा कि बढ़ेगा, और मास बढ़ा दिया जाए, ये तुम्हें समझ में आ गई बात जो बताया। चलो, so that is force will become 1/9 times of the previous one, ठीक है, force will 1/9 times of previous one। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, कह रहे हैं कि मास भी बढ़ा दो, दोनों का डबल कर दो इस बार, मास ऑफ बोथ इज डबल, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल। तो पहले इनका मास m1 और m2 था और इनके बीच की डिस्टेंस d थी, लेकिन बाद में इनको दोनों के मास को मैंने बढ़ा दिया, d वही रखी है, इसे 2m1 लिख दिया और इसे d वही रखा है, सही। तो क्या होगा, फिर से वैसे ही करो, जो कहा कह रहे करते जाओ, कुछ अपने मन से नहीं करना है। f इज इक्वल टू g m1 m2 by d स्क्वायर, और वहां क्या लिखेंगे, that is f is equals to g 2m1 into 2m2 और upon d square। g m1 m2 by d square यहीं रखो, लेकिन 2 into 2 यानी 4 कहाँ रखो अलग से। और ये मुझे बताओ कि g m1 m2 by d square की जगह क्या लिखने वाले हो आप, f, इसकी वैल्यू तो f है ना, तो बोलो f कितना हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू f इंटू 4। तो दोनों के मास बढ़ाने से इनमें लगने वाला फोर्स 4 गुना हो जाएगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स, सही है। सो फोर्स विल बिकम 4, सही है। एक और चीज बताओ, अगर मैं दोनों का मास डबल कर दूं अनुष्का और डिस्टेंस आधी कर दूं तो फोर्स कितने गुना होगा, करेक्ट, बहुत बड़ी बात है। आप भी बोलो अनवीर, ज्यादा अच्छा, और कोई ये बता सकते हैं, सोनाक्षी भी, दोनों का मास डबल कर दिया और डिस्टेंस आधी कर दिया, अनुष्का बोले 16 गुना हो जाएगा, ये कह रही है कि सेम रहेगा। अब अनुष्का ठीक है कि वास्तव में अनुष्का उन्होंने जब 16, उन्होंने कहा कि डिस्टेंस आधी करने से 4 गुना बढ़ा, भाई डिस्टेंस हाफ की तो क्या बढ़ा 4 गुना, अब मास डबल करने से और 4 गुना बढ़ा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन्होंने भी कह दिया उसकी सेम है अनुष्का। चलो अब हम दोनों को देखें ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे, चलो ठीक है, दोनों की बताएं, क्योंकि दीज आर जीनियस। चलो अब इसी का फोर्थ पार्ट, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको समझें। फोर्थ क्या है बताइए, इसका दिया नहीं लेकिन मैं कर रहा हूं। इफ मास ऑफ, क्या किया बोलो, बोथ इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज आउट। ऐसे ही लोग कॉमन सेंस ही लगा देते हैं कि डिस्टेंस आधा करोगे सर तब भी डबल होगा फोर्स, अब मास बढ़ा रहे तो और बढ़ेगा, सब चीज तो बढ़ाने का ही कर रहे हो। डिस्टेंस इज हाफ, चेक करो पहले क्या था और बाद में क्या है। तो पहले इनके बीच का डिस्टेंस b है और मास m1 m2 है, बाद में मास डबल कर दिया और डिस्टेंस भी कितनी कर दी, d बाई दिस इज 2m1 दिस इज
तो फोर्स क्या हुआ बताओ, और यहाँ बताओ F1 को क्या लिखोगे 2m1, और यहाँ क्या लिखोगे d/2 को तुम क्या कहते हो बोलो 0.5d, इतना तुम समझते हो 1/2d, 1/2d कितना होता है 0.5d, तो नीचे क्या लिखोगे 8.5d स्क्वायर। अच्छा ये मुझे बताओ कि m1 m2 यहीं लिखो और d स्क्वायर यहाँ लिखो और 2 × 2 यहाँ लिखो, और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, सही है, बिल्कुल वही कर दिया। देखो हाफ लिखा तो हार्ड नहीं लिखा कि नहीं। ये बताओ कि इसकी जगह क्या लिखोगे, इस पूरे की जगह f, और 2 2 जा 4/, इसको लिख लो 100, मतलब डेसिमल हटाए तो ऊपर क्या बन गया, तो ये 25 से ये कटा, तो अनवी की बात देखो सही निकली, कितने गुना बढ़ गया, दैट इट विल बी 16 टाइम्स, क्योंकि डिस्टेंस आदि करने से 4 गुना बढ़ा। वो जो पिछला इंटेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी इनके ख्याल में था, और इसके करने से 4 गुना, दोनों को मल्टीप्लाई, ये दिस इज क्विक विटेडनेस, सही। अब आगे की बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है, समझ आ गया। चलो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि कवर किया जा चुका है। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, सो दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 meter per second square. It is also called gravitational acceleration, या इसे g कहेंगे। ये अनिकेत वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्वांटिटी, यस, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो ये क्या हो गया वेक्टर। अगर हम अर्थ से मून पर चले जाए तो क्या जी की वैल्यू बदल जाएगी, देर लगती बताने, आप बताओ। तो आप भी कुछ कहना चाहते थे, अच्छा आप कहना चाहते थे, बोलो। हाँ बदलेगी, ये नहीं, कितनी हो जाएगी, और कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट सही है। चलो, what do we call gravitational force between earth and object, इसे कहेंगे ग्रेविटी, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी। एक बार मैं और कंफर्म कर, ग्रेविटेशन तो सब कहीं पे किसी के साथ कुछ भी लगे, लेकिन अर्थ के ऊपर लगे तो क्या कहेंगे, ग्रेविटी। What do we call the gravitational force between earth and object? ठीक है, it is called object's weight, इसे मिटा लो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, वेट। जैसे मान लो अर्थ है और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट लगता है वास्तव में वो फोर्स किसके इक्वल है, क्या वो mg के इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके इक्वल है, mg। जी तो तुम्हें मालूम है ये m, और बाकी g me/r², तो इन दोनों को मिला लो तो वही फोर्स ही तो आ गया। सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स वेट। बाकी ग्रेविटेशन ग्रेविटी सब एक ही चीज है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अमित buys gold at poles and he hand over the same when he meets his friend at equator. Why his friend is angry with him? उसने पोल पे गोल्ड खरीदा और इक्वेटर पर उसका दोस्त रहता था, उसको आगे दे दिया, लेकिन उसका दोस्त उससे नाराज हो गया। तो क्यों तृप्ति उससे उसका दोस्त नाराज हो गया, उसने तो अच्छा काम किया उसके लिए। यस, तो जी की वैल्यू क्या आप मुझे तृप्ति बताएंगे पोल्स पर कितनी होती है।
क्वेश्चन नहीं बोल दिया वैसे आप बता दो बोलो कितनी होती है दैट इज वैल्यू ऑफ जी एट पोल धरती थोड़ी सी चपटी है तो वहां पर आर की वैल्यू कम हो जाएगी इसलिए जी बढ़ जाता है तो यहाँ पर और यहाँ पर इधर पर जो जी है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर जी क्या है मीटर per second square. So value of G at pole is more. So weight of gold at pole is more. Value of G at equator is lesser. So weight of same gold at equator will be less क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस से वो चेक करेगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वेट किस पर डिपेंड करता है mg पर सो हिज फ्रेंड इज गॉट एन आउट कि भाई सो जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा सो इस तुम्हें ये मालूम है ये जो सब्जी वाले रखते हैं वेइंग मशीन तो इसके ऊपर जब कोई चीज रखी जाती है तो ये नीचे एक वेट होता है स्प्रिंग बैलेंस उसी में ही तो वो चीज मीजर की जाती है और इसके आगे ये रीडिंग लगी होती है तो जब ये नीचे पुश करेगा जितना करेगा उतना ही तो इसमें रीडिंग आएगी तो अगर नीचे वेट ही नहीं लगेगा तो रीडिंग कैसे आएगी तो हल्का गोल्ड लगेगा फुल होना चाहिए कि नहीं तो डब्ल्यू कम हो गया ये स्प्रिंग बैलेंस सही है तो नाउ सो हिज फ्रेंड गॉट विद अमित किसने खरीदा था विद अमित अगला फिर देखें विद क्वेश्चन नंबर 11 देखें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून ये व्हाई ए शीट ऑफ पेपर falls slower than one that is crumpled into ball so that is when surface area is more जब किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है प्रेशर लो हो जाता देन एयर ड्रैग क्या चीज ज्यादा होती है है एयर ड्रैग ज़्यादा एयर ड्रैग का मतलब एक काइंड ऑफ फ्रिक्शन ये चीज क्या होती है फ्रिक्शन इज मोर सो शीट ऑफ पेपर अगर तुम शीट ऑफ पेपर को फेंको और एक क्रम्पल्ड सिकोड़ के फेंको कौन जल्दी गिरेगा क्रम्पल्ड वाला होगा तो शीट ऑफ पेपर ठीक है फॉल्स स्लोअर क्यों स्लोअर होगा एज इट्स एरिया इज मोर इसका एरिया ज्यादा है सो इट सफर्स विद ग्रेटर एयर ड्रैग इस पर ग्रेटर एयर ड्रैग लगेगा देन क्रम्पल्ड पेपर आगे देखें gravitational force on surface of moon is 1/6 as strong as gravitational force what is the weight in newton अगर 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो मून पर और अर्थ पर इसका क्या वेट होगा गिनाओ मान लो if weight of object is 10 kg क्या आप अविश मुझे बताएंगे कि किसी ये अगर किसी चीज का मास दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg तो वो मून पे कितना होगा मास बोलो मास तो बदलेगा नहीं लेकिन वेट बदल जाएगा तो पहले इसका वेट ऑन अर्थ भी निकालें और इसी का वेट ऑन दोनों निकालें मास दिया है लेकिन मास से तो वेट निकाला जा सकता है तो ये बताओ कि वेट ऑन अर्थ इट इज m और ge कितना है अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मास 10 kg और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है तो वेट की यूनिट क्या होती है अनरी
न्यूटन। अब मुझे बताओ वेट ऑन मून बताइए। वेट ऑन मून दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट और जी ऑन मून। क्या तुम इस बात को जानती हो कि जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। ये फार्मूला तुम्हें पता है कि दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून क्या होता है 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सही है। तो क्या लिख लोगे बोलो। ये तो 10 kg हो गया और 1/6 टाइम्स ऑफ 9.8। इनको मल्टीप्लाई करो तो 98 हो जाएगा और 98/6 कितना होगा बताइए। 98/6 6 से डिवाइड करो। 6 1 is 6 और 6 6 जा 36 फिर भी 2 बचा तो 26 3 जा 18 फिर भी 2 बचा तो दैट इज 16.33। तो 16.3 बार न्यूटन। सही है। तो अगर अर्थ पर इसका इतना वेट है तो मून पर इतना ही है। तुम यहाँ 20 किलो की बाल्टी उठा सकते हो तो वहाँ 120 किलो। 6 इतना ज़्यादा उठा लोगे हल्की चीज़ होगी। तुम अगर इसको यहाँ उठा सकते हो तो वहाँ 6 अनिकेत उठा के घूमोगे ऐसे। 3 इस हाथ में 3 इस हाथ बिल्कुल। और वहाँ अगर फिल्म की शूटिंग की जाए जबरदस्ती चलेगी है कि नहीं। कौन सा तो वो 10 न्यूटन था ना वो 10 kg वहाँ मास से निकालना है वेट ही नहीं दिया। वेट तो अर्थ के मुंह का वेट से नहीं निकाल सकते। आप चाहे तो ये इन्होंने कहा कि एक और भी चीज बतानी वेट अगर इसका निकल गया तो वेट का ही 1/6 कर दो वो भी होगा। जैसे वेट ऑन अर्थ निकाला तो वेट ऑन मून क्या होगा बताओ। एक नई चीज बतानी है हेनरी। वेट ऑन मून इज 1/6 इनटू वेट ऑन अर्थ। बोलो बात समझ आ रही तो क्या होगा इनटू 98 तो भी 16.31। ये भी कर सकते। अगला सवाल देखें। A ball is thrown vertically upward with a velocity. Calculate. आपको क्या पता करना है maximum height to which it rises. तो इसको करने के लिए लवनिका हमें क्या करना चाहिए। Now 13th क्वेश्चन देखो। बॉल वर्टिकली फेंकी जा रही है किस स्पीड से 49 मीटर पर सेकंड। तो सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए लवनिका इसके हाईएस्ट पॉइंट पर क्या इसकी स्पीड हाईएस्ट होगी। बोलो लवनिका सोच के बताओ। बहुत हार्ड ऐसे नॉर्मली नहीं बताना। अब बोलो 0 करेक्ट बता। इन्होंने कहा नहीं होगी इसका मतलब ये जानती है तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी होगी 0 हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है इसे कहेंगे एच मैक्स। अब देखो द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। तो इस पर ए की वैल्यू अभिनव क्या लिख दी जाए। ए कितना लेंगे A is equal to G 9.8 ए इज इक्वल टू माइनस जी उल्टा जा रहा है minus D. तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जी कभी निगेटिव नहीं होता आपको माइनस जी लिखना पड़ेगा। पिछले की एग्जांपल देखा था कि नहीं। तो इसलिए कौन सा फार्मूला लगाएं अगर हाइट से V square is equal to U square plus सही है। 2G. तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। सारी वैल्यू रखो दिव्यांश। Zero square is equal बोलते जाओ 49 square 49 स्क्वायर plus 2 into minus 9.8. और इंटू एच मैक्स जो हाइट होगी। चलो तो ये 0 है इसको इधर ले आओ तो दैट इज -49 स्क्वायर और ये इनको मल्टीप्लाई करो जरा तो
माइनस 19.6h और h कितना हो जाएगा माइनस 49। देख लो इसमें क्या चीज है, आपको थोड़ा और आसान होता है। ये 0 हो गया, 49 स्क्वायर ऐसे ही लिखो, इसे करो 19.6h, इसे यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा बोलो, और ये कितना रहेगा, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ 49 इंटू 49 और ये क्या हो गया, ये सब 7 से कटते हैं, 7 से कट करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 56 है तो बोलो 7 8 जा क्या होता है 56, 7 1 इज 7, इसको 7 से काटो दिव्यांश क्या आएगा 0.4, इतनी बात हो गई। अब क्या हो गया बताओ, डेसिमल हटा दो, 490/4 और 4 से भी कट करो, 4 से कट होगा, 4 1 इज 4, 4 2 जा 8 बचा और 4 2 जा 8, फिर 22 बचा, 4 5 जा, तो वो जो बॉल है वो कितना हाइट तक जाएगी, दैट इज 122। ये कौन थ्रोवर है जो इतने मीटर 50 मंजिल तक फेंक रहा है, 50 नहीं कम से कम 30 मंजिल तक फेंक रहा है, 3 मीटर की एक होती है, 35 मंजिल तक बॉल फेंक रहा है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। The total time it takes to return to the surface of Earth। अच्छा ये मुझे बताओ क्या जो टोटल टाइम इट टेक्स, पहले ये बताओ टाइम टू गो अप कितना होगा, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम किसमें लगेगा आने में, पहले जाने का टाइम निकालो टाइम टू गो अप, फिर उसका डबल कर देना, सही है। दो तरीके से बताएंगे सवाल, दोनों देखो। सो टाइम टू गो अप इट इज इक्वल टू, बोलिए टाइम टू कम डाउन, तो सबसे पहले u है v है a है t निकाल लो, तो क्या है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जरा वैल्यू रखो इसमें टाइम टू गो अप के लिए, अब सबसे टॉप पे पहुंचाओ इसको, वैल्यू रखो, आगे माइनस 9.8 इंटू टी, ये उधर ले लो, तो 9.8 इज 49, तो बोलो टी कितना आ गया ऊपर जाने के समय, दोनों ही 7 से कट जाएंगे, 7 7 जा 49, 7 1 इज 7 और 7 4 जा, ठीक है, डेसिमल हटा दो, 70/14 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर कर दिया, तो 5 सेकंड अगर ऊपर जाने में लगा तो बोलो नीचे आने में कितना समय लगेगा, 5 नीचे आने में भी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, दैट इज टाइम गोइंग अप एंड टाइम गोइंग डाउन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर हवा में रहती है उस चीज को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल, इसको क्या कहते हैं, उड्डयन काल। सो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, इट इज इक्वल टू टाइम अप और प्लस टाइम डाउन, लेकिन जितना रोहित उसको ऊपर जाने में लगेगा उतने ही देर में तो नीचे भी आएगी, क्योंकि जी तो वही है, तो इसलिए ये 5 सेकंड और ये भी कितना हुआ, तो टोटल कितना हो गया 10 सेकंड में नीचे आए, तो वो टोटल कितने समय तक हवा में रहेगी 10 सेकंड। अगला सवाल देखिए, स्टोन इज रिलीज्ड, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, that is now the stone is released from top of a tower of height 19.6 meter। एक टावर था उसमें से स्टोन रिलीज कर दिया गया और जिसकी टोटल हाइट कितनी थी 19.6 मीटर। 19.6 मीटर। अब ये स्टोन नीचे आ जाएगा, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये फ्री फॉल की अवस्था में,
तो इसका u कितना है? Zero. ये रिलीज ही तो किया गया है और इस पर लगने वाला g कितना होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो अंडर एक्सीलरेशन है g तो हमेशा 9 पॉइंट होता है, लेकिन ऊपर जाने पे माइनस g लिखते हैं, बस इतना ही। अब देखो आपसे पूछा गया है कि जब ये नीचे टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sir, इसके लिए h सही कह रहे हो, सही v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू प्रेस करो दिव्यांश। जीरो स्क्वायर प्लस क्योंकि नीचे आ रहा है, सही बता रहे हो। अब ये देखो v स्क्वायर कितना हो गया, इनको भी मल्टीप्लाई करो तो 19.6 इंटू 19.6, देखो मल्टीप्लाई करने 19.6 हुआ। और बताओ अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट करते हो तो हेरॉन्स फार्मूला वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है। स्क्वायर रूट के अंदर जब दो चीज होती है तो स्क्वायर रूट के बाहर कितनी आती है? एक आती है। तो v कितना आ गया? 19.6 मीटर पर सेकंड। सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर टचिंग, the ground is 19.6 मीटर। अगला देखो, बोला गया है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर को ऊपर फेंका गया है with initial velocity, find the maximum height reached by stone, what is the net displacement and total distance covered by stone। नीचे से ऊपर फेंका गया, सब एक ही तरीके के सवाल है। अब इसमें नीचे से ऊपर फेंक रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछा गया है मैक्सिमम हाइट, सिर्फ तुमसे लवनिका ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी या कम होगी। बोलो, कम होगी। इनका आंसर ठीक ना। जैसा लवनिका ने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। तो 0 मीटर पर सेकंड, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, एच मैक्स है। और जब ऊपर जा रहा है तो ए की वैल्यू रोहित क्या होगी? माइनस जी। तो ऊपर जाने पे ए की वैल्यू माइनस जी लिखो और नीचे आने पे ए की वैल्यू प्लस जी देखो, ए प्लस जी है और ऊपर जाए सही, क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब जरा देखिए पूछा गया है आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच। तो रोहित इसमें आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कह रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ। v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू प्लेस करो। 0 स्क्वायर 40 into minus 9.8 into h। सही है, ये चीज हो गई। इसको मल्टीप्लाई करो, इधर ले लो तो क्या हो जाएगा? पता नहीं, जी 10 लेने को बोला है, जी 10 तो माइनस 10 ले लो तो माइनस 20 हो गया। 40 स्क्वायर यानी 1600 माइनस 20h, तो 20h क्या हुआ? तो h कितना हो गया? बाई 20, इससे क्या हो जाएगा? 80 मीटर। सो स्टोन विल रीच अप टू 80 मीटर हाइट, इतना ऊपर कौन फेंक रहा विल गो अप टू 80 मीटर। अगला देखिए, है? नाउ कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between earth and sun।
सर नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट यही यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई, यहाँ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेस तो जीरो से ही है। सर टोटल डिस्टेंस नीचे भी आ गई क्या वो? अभी पूरा सवाल नहीं किया इसका मतलब व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ, अगर जस्ट ऊपर फेंका तो ये तो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ आके नीचे आ जाए तो बताओ, तो ये तो अब तुम दिस मींस हाई, लेकिन पाथ लेंथ क्या होती है? दैट इज टोटल डिस्टेंस। 80 ऊपर गया और 80 नीचे आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। लेकिन अगर जहाँ से चला और तुमने यहाँ फेंका, तुम्हारे ही ऊपर आके गिरा, तो ऐसे में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। दोनों देखो भी कंप्लीट नहीं किया सर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? इट इज इक्वल्स टू 80 मीटर प्लस 80 मीटर 160 मीटर, और नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एज इनिशियल पॉइंट किससे कोइंसाइड कर रहा है? कोइंसाइड विथ फाइनल पॉइंट। When stone falls back to same point, वहीं से गया वहीं आ गया। ठीक, अगला सवाल देखें 16। Calculate the force of gravitation between Earth and Sun। जबकि अर्थ का मास क्या लिया है? 6 into kg, और सन का मास is 2 into 10 की पावर 30 kg। The average distance, ये सन है, ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 1.5 into 10 to the power 15 करोड़ किलोमीटर। That is 1.5 into 10 to the power 11। चलो, this is sun and this is, अब फार्मूला लगाएं, F G is equals to G mass of sun, mass of earth अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ले ली जाए। तो G को आप 6.67 ना लेके 6.7 ले लो अप्रोक्सीमेटली। मास आप देख लो, इससे 1 लाख गुना बड़ा है, 1 लाख से भी ज्यादा, ठीक है? 10 लाख 3 लाख गुना बड़ा। दैट इज मास ऑफ सन कितना है, और मास ऑफ अर्थ कितना है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस पे स्क्वायर लगाना, नहीं लगाओगे तो वहीं से फिर सवाल रिजेक्ट हो जाता है, फिर आगे कोई चेक नहीं करेगा ये स्क्वायर नहीं लगा। अब देखो 6.7 into 2 into 6 और नीचे 1.5 का स्क्वायर निकले, बताओ चलो कोई बात नहीं, इतना चलेगा। इतनी बात हो गई, मेहनत लगती है निकेत को बहुत छोटी छोटी चीजें। सही है, -11 + 30 और +24। ठीक, ऊपर ऊपर के सब जोड़ लिए और नीचे का स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। बोलो अब देखो क्या क्या चीज कट सकती है। कटेगा तो क्या कटेगा? दैट इज, इसको 67 लिख दो तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, और 225 लिख दो तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 100। इससे हमने 100 इधर लिख दिया सर, 10 into 2 into 6। अच्छा ये कितना आ गया बोलो? 54 में से 11 कम करो, 54 में से 11 तो 43, 10 की पावर 43, और नीचे का कितनी पावर? 22। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसे कट करो, 5 से कट करो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, जबकि 5 2 जा 10 कितना हो गया? अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो,
दैट इज 6 2 या 12, 12 2 या 24, तो ये 24 है, इसमें 67 का मल्टीप्लाई, 4 7 या 28, 4 6 या 24, अब 2 से करो, 2 7 या, तो कितना हो जाएगा 8061, 1608 डिवाइडेड बाई 45, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 21। अब 45 से इसमें डिवाइड करो, 1603 से कट रहा है क्या, 3 से तो ऐसे ही कट रहा है, 3 से ही काट, देखो 3 1 is 3, 3 5 is 15, 3 5 is 15, 3 3 जा 9, अब 3 6 जा 18, अभी और भी कटेगा क्या 1, अब नहीं कटेगा, 15 से 5 36, 15 3 जा 45, तो कितना होगा 86, तो 75, तो 1 1 आ गया, डेसिमल लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, 105, फिर 5 आ गया, 35.73। मुझे लगता है ये आंसर ठीक नहीं होगा, पीछे से टैली करो, दिया है क्या, यही है, ठीक है, उतना तो कुछ नहीं, हमने जी जो है अगर कम लेते 6 7 तो आ ही जाता, हमने थोड़ा सा वैसा ले लिया ना जो पहले क्वेश्चंस में दिया था, यही है, इतना कोई नहीं देखेगा, 30.6 आ रहा, यहाँ पे हमने वो ऐसी वैल्यू दी, 6 7 लेना चाहिए था, सही। अगला देखें, a stone is allowed to fall from top of tower 100 meter high, तो एक ऊपर से एक पत्थर फेंका गया, ऊपर से अनुष्का ने पत्थर फेंका और नीचे से लवनिका ने पत्थर फेंका, और दोनों के पत्थर बीच में टकरा है, फिर इन लोगों ने ताली बजाई, ना तो ऐसी बात है। 17 क्वेश्चन देखिए, ऊपर से स्टोन रिलीज किया गया है, फेंका नहीं गया, जस्ट ये रिलीज किया गया, लेकिन नीचे वाले को तो फेंकना पड़ेगा ना, दोनों ने एक साथ ही किया, जैसे इसने फेंका ऊपर वाले ने छोड़ दिया। ये मान लो यहाँ पे कहीं आके इन दोनों पत्थरों की टक्कर हो गई, तो अगर ये दोनों पत्थर इधर टकरा गए इस जगह पे, ये इनकी टक्कर हुई, तो अगर यहाँ पे टकराएंगे तो पूछा गया है कि बोलो बेस से कितने ऊंचे पे टकराए, जबकि इसकी टोटल हाइट कितनी है इस टावर की, मान लीजिए कि अगर ये बेस से x मीटर पर टकरा है, तो बोलो ये कितना बचा, अगर ये x है अभी, तो ये कितना है 100 माइनस x, 100 में से उतना कम कर दो। जब ये ऊपर से फेंका गया था तो ये इसे कहेंगे अपर स्टोन और इसे कहेंगे लोअर स्टोन। अपर स्टोन का इनिशियल स्पीड कितना है अगर ये फ्री फॉल 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी तो कुछ स्पीड होगी, जमीन वाले को तो फेंकना ही पड़ेगा, और इसकी मुझे स्पीड क्या दी है, क्या नहीं दी है 25, दैट इज अपवर्ड, ये दी है, तो इसका यू कितना है 25 मीटर। अब ये यहाँ पे मिल रहा है लेफ्ट स्टोन, क्या ये दोनों नवदीप एक ही टाइम पे यहाँ मिलेंगे कि अलग अलग टाइम पे? दोनों पत्थर तो एक ही साथ टकराएंगे, ये तो नहीं होगा कि पहले एक पत्थर टकराएगा फिर दूसरा टकराएगा, टकराएंगे तो साथ ही में ना, तो इसलिए both will collide at x meter high from ground, जमीन से कितनी ऊंचाई पर, high from ground, और कितने टाइम पर, t
30 seconds after released, एक ने रिलीज किया और दूसरे ने क्या किया, थ्रोन। तो 30 सेकंड के बाद टकरा। अच्छा ऊपर वाले के लिए जरा देखो, फॉर अपर स्टोन के लिए जरा फार्मूला लगाओ, S = UT + ½ AT²। देख लीजिए, जो चीज ऊपर फेंकी जा रही है ऊपर से नीचे आए तो A को G लो, नीचे से ऊपर जाए तो क्या लो, देख अभी सब दिव्यांश से बताई यही बात बताई थी कि नहीं, क्योंकि अपवर्ड में तो डिसेलरेशन, ऊपर से गिरे तो एक्सीलरेशन। सही। तो अब इसी में अब इस वैल्यू तो जरा रखो, ऊपर वाले में निकालो यहाँ तक के आने की। 100 - x, ये तो डिस्टेंस हो गई जितना वो चला। आगे बोलो। 0 ये देखो प्लस हाफ सर हम 9.82 ले सकते हैं क्या? वो अलग अलग, सबके बुक का आंसर अलग अलग है। किसी के में 87.4 आ रहा है। अभी जब तुम्हारी बुक का जैसा होगा उससे हम रिकंसाइल करा देंगे। सारी जितनी बुक है सबका आंसर अलग है। तो मैं करा दूंगा ना, कुछ लोगों के में 10 से निकाला है, बुक में ही अलग अलग आंसर है, मैं दोनों कराऊंगा। चलो सर ने बोला है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी बुक में 9.8 करके निकाला गया, कई आधे की बुक में वैसा, तो दोनों का मैं निकल पाऊंगा। सही। ये बताओ ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 4.9t²। ये इक्वेशन बन गई। ये अपर स्टोन के लिए अच्छा बताया। अब इसमें बिल्कुल वही चीज बता दी जाती है। अब नीचे वाला पत्थर ऊपर फेंका जाए तो फॉर लोअर स्टोन का बताओ। सही है। लोअर स्टोन ये x हाइट ऊपर गया है, तो इसके लिए क्या किया जाए, u इसमें भी दिया। चलो लोअर स्टोन S = UT और प्लस ½ AT² अन्य वैल्यू प्लेस करो। अरे सही बता रही है। सही है। अच्छा ये तो तुम्हें बात पता चल गई, x कितना है 25t और यहाँ से क्या है बताओ, -4.9t²। सही है। बोलो बात समझ आ गई। 2 से इसको कट कर दिया, देखो 2 से कट किया था तो 4.9 आया दीपिका, 2 से इसको भी कट किया तो 4.9 है। अब मुझे बताओ 4.9t² की क्या वैल्यू है 50, वो यहाँ रखो। पुट द वैल्यू ऑफ 4.9t² फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या उसकी वैल्यू ये है, ये पूरा का पूरा इसकी जगह रखो। 25t - 100 - सही है। तो क्या लिखा बोलो, पुट वैल्यू ऑफ 4.9t² फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो x = 25t और माइनस में ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाहर नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे 4.9t² की जगह 100 - x। सही है। तो बोलो x कितना हो जाएगा 25t - 100 और प्लस x। अब ये देखो दोनों तरफ पॉजिटिव x है इसलिए कट जाएंगे, अगर नहीं कटना है तो x को एक तरफ ले जाके कट कर दो। ये देखो x एक तरफ ले गया तो कट गया, x - x क्या हो गया 0। तो 0 किसके इक्वल हो गया 25t - 100 और 100 वहां ले जाओ, इट इज 25t। तो अब मुझे बताइए कि कितना समय लगेगा, t कितना हो गया 100 = 25t, तो t कितना हो गया 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड दे विल कोलाइड।
x की भी वैल्यू निकाल लो इससे, जब t आ गया किसी एक में डाल के निकाल लो। आफ्टर 4 सेकेंड प्लीज विल बोला है। अब देखो कि इसी में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड किसमें, इन इक्वेशन में डाल दो। तो बोलो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से इसको करो कितना होता है, 16 से मल्टीप्लाई करो, 4.9 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 चौको 64, 78.4। तो बोलो x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21.6 मीटर। इसका मतलब है वो जमीन से कितना ऊपर कोलाइड करेंगे। सो फ्रॉम ग्राउंड एट 21.6 मीटर दे विल कोलाइड एंड आफ्टर 4 सेकेंड। समझ में आया? 2 बार तुम्हें फार्मूला लगाने बस रखने से आ जाएगा, आसान है। दूसरा मेथड नहीं चाहिए, सही है ना? चलो अब देखो कि देखो these will collide, ठीक है, 21.6 मीटर above ground after 4 सेकंड के बाद वो कोलाइड कर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, the ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds। एक बॉल ऊपर फेंकी गई, वो ऊपर गई और कितनी देर में नीचे आ गई, 6 सेकंड। तो बोलो अविश उसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगा होगा, 3 सेकंड। को भी आधा समय ऊपर जाने में, तो टाइम टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टू गो डाउन। तो देखो टाइम टू गो अप, time to go up, it is equals to half of time of flight। तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टोटल टाइम इन एयर लिख देना अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से कन्वर्शन। अब जरा देखो, तो 3 सेकंड इसे ऊपर जाने में लगा और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्या उसकी इनिशियल स्पीड दी है कि नहीं दी है? ठीक है, नहीं दी है। चलो इतनी बात है, u हमें पता ही कर दी, u नहीं दिया, t दिया है। और इस बार जब कोई चीज ऊपर जाती है तो a को क्या ले लेते हैं बताओ, क्या माइनस जी, तो माइनस, अब देखो 9.8 लेने से काम बन जाएगा तो 10 लेना ठीक है। चलो देखते हैं, देखने से पता चलेगा, ऐसे कुछ मालूम नहीं चलता। चलो तो हमें क्या चाहिए बताओ, u चाहिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ फर्स्ट के लिए ना। रोहित वैल्यू प्लेस करो, 0 equals to u minus 9.8 इंटू टी, टी दिया है 3 सेकंड ना, 3 सेकंड तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू 24, 3 9 27 29। तो बोलो u कितना हो गया, 29.4 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू आ गई। With this initial speed it is thrown, the maximum height it reaches, अविश क्या लगा है? 0 आप बताओ, v square, हैं वो लगाना चाहिए, लगा तो सकते ही हो। v square इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, s वाला लगा लो तो स्क्वायर से बच जाओगे। s equal to
नहीं तो स्क्वायर करना पड़ जाएगा। यू टी प्लस हाफ एटी वैल्यू प्लेस करो, एस इक्वल एच लिखा करो, एच इक्वल टू 29.4 इंटू 6 क्यों लोगे, एक तरफ कर लो ना, ऊपर जाने में लगा समय, हाइट निकाल लेना। 3 प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। ये बात समझ लेना, वहाँ 6 ना लिख देना, क्योंकि 6 में तो नीचे ही आ गया, फिर तब तो 0 हो जाएगी। चलो आगे देखें, तो h कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो 8, 88.2, इसको यहाँ कट करो तो 4.9 और इंटू 9 से मल्टीप्लाई करो, 88.299 जा 81, 9 4 जा 36 में 4 8 जोड़ो तो 44.1, तो कितना आ गया, दैट इज 44.1 मीटर। तो हाईएस्ट कितना पहुंचा, कितने पहुंच गया। अब वो कह रहा है 4 सेकंड बाद क्या होगी। ये फार्मूला अपने आप में पूरा है, तुम टाइम रखो डिस्प्लेसमेंट पता करो, क्योंकि बताओ 4 सेकंड के टाइम पे वो उतरती हुई बॉल होगी कि जाती हुई बॉल होगी, क्योंकि 3 सेकंड तक हाईएस्ट पहुंच जाएगी, अब वो उतर रही है। लेकिन ये फार्मूला आपको सुविधा देता है 4 सेकंड 5 सेकंड कहीं का भी निकाल सकते हैं, 2 सेकंड इसी से सब निकल जाएगा, हर चीज निकाल देगा, उतरती हुई बॉल भी निकाल देगा, अलग अलग नहीं केस है, एक साथ ही निकाल देगा इस फार्मूला। तो आफ्टर 4 सेकंड के लिए भी यही फार्मूला है, सही। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड एट 4 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ एट स्क्वायर, उसका वैल्यू प्लेस करो। ये क्या बात है, तुम तो हाईएस्ट पॉइंट रखो, मैं कह रहा हूँ 4 सेकंड बाद ना वो ऐसे यहाँ पे होगा, तो तुमको तो निकालना ही है उसकी पोजीशन, तुम तो रख ही दे रही, तो फिर निकालोगे क्या, क्वेश्चन तो पढ़ो कम से कम। h 4 क्योंकि आपने ऊपर फेंका है तो ऊपर वाला ही फार्मूला पढ़ना, माइनस 9.8 ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करो जरा इसको, तो क्या होगा, नाउ दैट इज 29 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 37, 4 2 जा 117 आ गया। यहाँ करो 4.9 में 16 का जरा मल्टीप्लाई करो तो 117.6, दैट इज 144 और 16 4 जा 64 में 14 जोड़ो 78.4। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो 117.6 और 78.4, दैट इज 2 9 और 3, तो कितना आ गया 39.2 मीटर। इसकी हाइट कितनी होगी 39.2 मीटर। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करो। एंड इसके बाद 8 करिए, 10 करिए, 11 और 12। कितने सवाल करो